हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक सुंदर सा टॉपिक, फजांस रूल या फजांस का नियम। फजांस के नियम को बताने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया है। आप जाकर के पिछले वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। तो आते हैं फजांस के रूल में। लेकिन फजांस के रूल को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से कोवेलेंट कंपाउंड का निर्माण होता है ना। उसी प्रकार से आयनिक बॉन्ड जो है, दो विपरीत आयनों के मध्य आकर्षण होता है और उनके बीच आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है और इस तरह से आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिया है हम लोग, देखिए यहाँ पे हमने लिया है कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड है कोई कंपाउंड, तो उसके पास क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर का कारक क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर का कारण क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। उसके परमाणुओं के मध्य में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर है और वो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है। उसी प्रकार से आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि उसके पास आयनिक कैरेक्टर है और आयनिक कैरेक्टर का कारण आयनिक बॉन्ड है। उसके परमाणु या आयनों के मध्य क्या है? आयनिक बॉन्ड है, तो उसके पास आयनिक कैरेक्टर आया और वो इस तरह से आयनिक कंपाउंड कहला रहा है। लेकिन खास बात यह है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड या कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कंपाउंड या 100% कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता है, कहना चाहिए। यदि वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके पास मैक्सिमम कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर ही होगा। यदि कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके पास मैक्सिमम कैरेक्टर, अधिकतम कैरेक्टर किसका होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर ही होगा अधिकतम कैरेक्टर। अधिकतम लक्षण उस कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ही होगा, लेकिन कुछ मात्रा में उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा। उसी प्रकार से यदि कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में जो है आयनिक कैरेक्टर होगा। अधिकतम जो कैरेक्टर है उसमें आयनिक कैरेक्टर ही होगा, लेकिन अल्प मात्रा में उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। तो कोई भी कंपाउंड जो है 100% आयनिक कैरेक्टर वाला नहीं होता और ना ही 100% कोवेलेंट कैरेक्टर वाला नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ, यदि कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा अधिकतम और उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर लगेगा। उसी प्रकार से यदि कोई आयनिक कंपाउंड है तो 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो कैरेक्टर है आयनिक कैरेक्टर होगा और कुछ ना कुछ उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यही चीज़ बताएगा फजांस का नियम। फजांस का नियम जो है बताएगा कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है ये बताएगा फजांस का रूल। लेकिन फजांस का रूल केवल क्वालिटी को बताएगा, ना कि क्वांटिटी को। क्वालिटी का अर्थ है कि तुलना करेगा कि अलग अलग आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर केवल क्या करेगा? तुलना बताएगा। लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसकी मात्रा, इसमें इतना प्रतिशत कोवेलेंट कैरेक्टर है, उसमें इतना प्रतिशत कोवेलेंट कैरेक्टर है। प्रतिशत मात्रा या उसकी मात्रा को नहीं बताएगा, क्वांटिटी को नहीं बताएगा, केवल क्वालिटी को बताएगा और उसके क्वालिटी में कोवेलेंट कैरेक्टर की क्वालिटी को क्या करेगा? तुलना करेगा। कौन? फजांस का रूल। तो फजांस का रूल जो है किसके लिए है? आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर की तुलना के लिए है। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हुआ, कहाँ से कोवेलेंट कैरेक्टर आया, कहना चाहिए, है ना। तो किस प्रकार से कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड में जनरेट हुआ उसको समझते हैं। चलिए बात करते हैं अब कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ पे जनरेट होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड दो भागों से मिलकर बना होता है। केटायन और एनायन दोनों के मिलने से आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है ना। केटायन और एनायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण के कारण वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। इस तरह से आयनिक कंपाउंड बन जाता है, कहना चाहिए। तो हम इसको समझने के लिए केटायन और एनायन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। मान लीजिए ये वाला क्या है? केटायन है। ये वाला केटायन है। केटायन का साइज क्या होता है? जनरली छोटा होता है। किसकी तुलना में? एनायन की तुलना में, है ना। और यहाँ पे बना लिए हम एनायन, यहाँ पे बना लेते हैं एनायन। एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। किसकी तुलना में? केटायन की तुलना में। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास नाभिक है, दोनों के पास प्रोटॉन है। तो केटायन अर्थात प्लस आवेश, धन आवेश। एनायन अर्थात ऋणावेशित पार्टिकल, ऋणावेशित परमाणु, है ना। अब मैंने कहा दोनों के पास इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास प्रोटॉन होते हैं, तो मैं एनायन के पास इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा हूँ। चलो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूँ। एनायन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं।
एनायन के पास इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं। अभी एनायन किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में है ना। जब आयनिक बंध का निर्माण नहीं हुआ था तब एनायन का शेप क्या था? स्फेरिकल शेप था। और इस स्फेरिकल शेप वाले एनायन में इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस इनको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। एक वेव के फॉर्म में रहता है कहाँ पे? परमाणु में इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। अब क्या होगा? आयनिक बंध का निर्माण होता है तब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या होगा? केटायन जो है एनायन को आकर्षित करेगा, है ना। तो चलिए, केटायन क्या कर रहा है? एनायन को आकर्षित कर रहा है। किसको आकर्षित कर रहा है? एनायन को। अर्थात एनायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी आकर्षित हो रहे हैं किसकी ओर? केटायन की ओर। किसकी ओर? केटायन की ओर, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है एनायन के पास वो आकर्षित हो रहे हैं किसकी ओर? केटायन की ओर, है ना। तो क्या होगा? जो एनायन के इलेक्ट्रॉन है वो केटायन के आकर्षण के कारण केटायन की ओर आ जाएंगे। किसकी ओर आ जाएंगे? केटायन की ओर आ जाएंगे। केटायन के पास जाने लगेंगे या केटायन उसको खींचेगा, कहना चाहिए। केटायन की ओर खींचा जाएंगे, है ना। तो वो अपना जगह छोड़े किसकी ओर आ जाएंगे? केटायन की ओर आ जाएंगे। तो केटायन की ओर आकर्षित होने से जो स्फेरिकल शेप में पहले जो एनायन था उसका आकार कुछ बदल जाएगा। उसका आकार क्या होगा? बदल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं वो क्या हो जाएंगे? डिफॉर्म हो जाएंगे। चलिए किस प्रकार से डिफॉर्म हो जाते हैं देखते हैं। फिर से केटायन बना लिया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया कौन? केटायन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गए? डिफॉर्म हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन जो है किसकी ओर आ गए हैं? केटायन की ओर आ गए हैं आकर्षण के बाद। तो स्फेरिकल शेप में जो एनायन था, है ना, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कहना चाहिए। वो जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्पष्ट इसको अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे करके। ये केटायन इस प्रकार से हो जाएगा, कहना चाहिए। इस प्रकार से जनरली क्या होना चाहिए था? स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। किसको? केटायन को, सॉरी एनायन को स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया या एनायन को आकर्षित किया कौन? केटायन। केटायन जो है एनायन को आकर्षित किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है किसकी ओर आ गए? केटायन की ओर आ गए। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर आ गया। किधर हो जाएगा? इधर आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर आ गए। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। किसकी ओर आ गए हैं? केटायन की ओर आ गए, क्योंकि केटायन ने उसको आकर्षित किया। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन केटायन की ओर आ जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो केटायन की ओर क्या हो जाएंगे? खींचा जाएंगे, केटायन के पास आ जाएंगे, केटायन के पास जाने लगेंगे, कहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफॉर्म, है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसका पोलराइजेशन हो रहा है? एनायन का। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन कैसे? देखिए एक बार फिर से। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? आकर्षित हुआ केटायन की ओर, क्योंकि केटायन जो है उसको आकर्षित किया। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है किधर आ गए? केटायन की ओर आ गए, केटायन की ओर झुक गए, कहना चाहिए। जिसके कारण से उस स्फेरिकल शेप वाले एनायन का आकार ही बदल गया, जो कि क्या होगा? सारा डेंसिटी किसकी ओर आ गया? केटायन की ओर आ गई। इलेक्ट्रॉन का सारा डेंसिटी केटायन की ओर हो गया, कहना चाहिए। तो पहले जो है यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? पहले स्फेरिकल था, तो अब केटायन की ओर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो पोल जनरेट हुआ। तो एक ही पोल पे आ गए, मतलब एक ही छोर पे क्या हो गया? सारा इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? पोल जनरेट हुआ। एनायन का क्या जनरेट हुआ? पोल जनरेट हुआ। इसी पोल जनरेट होने वाले प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? पोलराइजेशन, है ना, या ध्रुवण कहना चाहिए। ध्रुवण क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है केटायन की ओर आ गए, इस कारण से एनायन का आकार जो है बदल गया, और इस तरह से आकार में बदल गया, कहना चाहिए, है ना। और एक ध्रुव जनरेट हुआ, पोल जनरेट हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? पोलराइजेशन, है ना। आप यहाँ पे समझिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसकी ओर आगे? केटायन की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? केटायन की ओर, केटायन के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि
पोलराइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है शॉर्ट तरीके से किसको शेयर हो रहे हैं, कैटायन को। शॉर्ट तरीके से कैटायन को शेयर हो रहे हैं, कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जैसा हमको लग रहा है, कहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहे हैं किसको, कैटायन को, है ना। कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन को हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयरिंग हो रहे हैं किसको, कैटायन को, है ना। क्योंकि कैटायन की ओर आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वैसा ही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयरिंग हो रहे हैं किसकी ओर, कैटायन की ओर, है ना। मतलब कुछ मात्रा में वास्तविक में वो क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, कहना चाहिए। लेकिन कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएंगे, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, मगर इलेक्ट्रॉनों के कैटायन के पास जाने से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, थोड़ा सा शेयरिंग हो रहा है, शॉर्ट तरीके से क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है होता है उस वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है या कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। इसलिए जब आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है तब इलेक्ट्रॉनों के पोलराइजेशन से या एनायन के पोलराइजेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, शेयरिंग होता है, थोड़ा सा अल्प मात्रा में शेयरिंग होता है किसको, कैटायन को। तो शेयरिंग से ही यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल कोवैलेंट कैरेक्टर उत्पन्न होगा। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा मगर कोवैलेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से शेयरिंग हो रहा है ना। तो शेयरिंग क्यों हुआ? क्योंकि पोलराइजेशन हुआ किसका, एनायन का। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का उतना ज़्यादा शेयरिंग जैसा हमको मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छा से हमको शेयरिंग मिलेगा और जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा उतना अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर वहाँ पे उत्पन्न होगा, कहना चाहिए। तो पोलराइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ने लगा, कहना चाहिए। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वहाँ पे आएगा। अब देखिए एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन कौन पोलराइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन और उसके एनायन को कौन पोलराइज कर रहा है, कैटायन पोलराइज कर रहा है। कैटायन किसको पोलराइज कर रहा है, एनायन को। अर्थात कैटायन के पास कौन सी क्षमता होगी, पोलराइजिंग पावर, है ना। कैटायन के पास क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। और एनायन के पास है पोलराइजेशन पावर। एनायन के पास है पोलराइजेशन पावर और कैटायन के पास है पोलराइजिंग पावर। अब इसका अर्थ क्या है, पोलराइजिंग पावर का अर्थ है पोलराइज करने की क्षमता या पोलराइज करने की पावर। किसको पोलराइज कर रहा है, एनायन को, क्योंकि एनायन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो एनायन पोलराइज हो गया। और पोलराइजेशन पावर मतलब पोलराइज होने की पावर। पोलराइज होने की पावर, खुद क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, खुद का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है किसका, एनायन का। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा एनायन का, जितना अच्छा से पोलराइजेशन होगा एनायन का, उतना अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर वहाँ पे उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा पोलराइजिंग होगा जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उस कैटायन का, उतना अच्छा से वो एनायन को पोलराइज करेगा, एनायन को ध्रुवण करेगा, कहना चाहिए। तब जाके वहाँ पे क्या हुआ, उतना अच्छा से कोवैलेंट कैरेक्टर वहाँ पे जनरेट होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हुआ या कोवैलेंट कैरेक्टर हमको मिला। अब कोवैलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड में दो बातों पे डिपेंड करेगा। वो दो बात है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन तथा पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन, है ना। कैटायन की पोलराइजिंग करने की पावर और एनायन का पोलराइज होने की पावर, इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा कोवैलेंट कैरेक्टर, है ना, कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैटायन के टर्म में। कैटायन के पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर। कैटायन के पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, मतलब पोलराइज करने की पावर, पोलराइजिंग पावर होता है। और कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना उस आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कैटायन का पोलराइजिंग पावर उस आयनिक कंपाउंड के, कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा उतना उस आयनिक कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना। तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर 3 फैक्टर पे काम करेगा, 3 फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे। पहला फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन। पहला फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन। तो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो कैटायन का साइज मान लीजिए क्या है,
तो केटायन का साइज क्या होगा, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, स्मॉल होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर रखेगा, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उस केटायन का। और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर सीसी, है ना। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो साइज ऑफ केटायन कितना क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर भी यहाँ पे ज़्यादा। अब कैसे साइज से साइज के कारण जो है पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है केटायन का, देखते हैं यहाँ पे। ये छोटा केटायन, ये वाला बड़ा केटायन, ये स्मॉल है, ये लार्ज है कहना चाहिए। तो स्मॉल में देखिए केटायन, है ना, इसमें धनावेश का जो घनत्व है वो एक छोटे जगह पे क्या है, सीमित है। ये क्या है, छोटे जगह पे सीमित है। तो मतलब एक पार्टिकुलर जगह पे क्या है, यहाँ पे केटायन का डेंसिटी है, लेकिन केटायन का डेंसिटी यहाँ पे छोटे जगह पे क्या है, समाहित है कहना चाहिए। केटायन पूरा एक छोटे से जगह पे समाहित है, तो छोटे जगह में समाहित होने के कारण ज़्यादा प्रभावकारी होगा। क्या होगा, ज़्यादा प्रभावकारी होगा, ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, किसको, एनायन के इलेक्ट्रॉन को, और एनायन को पोलराइज करेगा। लेकिन वहीं पे अगर बड़ा केटायन लेते हैं, तो बड़ा केटायन लेंगे तो उसमें एक पार्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होगा। इस बड़े केटायन में धनावेश का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो है आसानी से किसी एनायन को आकर्षित नहीं कर पाएगा, किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना छोटा केटायन होगा उतना अच्छा से किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और एनायन को पोलराइज कर देगा, है ना। इसीलिए जो है स्मॉल साइज होना चाहिए यदि पोलराइजिंग पावर हमको ज़्यादा चाहिए। तो साइज ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए केटायन का, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा मिलेगा हमको, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिथियम का आयन, सोडियम का आयन, फिर पोटेशियम का आयन, फिर रुबिडियम का आयन। सबसे छोटा आयन है लिथियम का केटायन क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि इस ग्रुप में जो सबसे ऊपर में कौन होता है, लिथियम होता है। तो उसके परमाणु का साइज कम, तो उसके आयन भी छोटा या स्मॉल। तो सबसे स्मॉल साइज लिथियम का, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कौन रखेगा, लिथियम रखेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, और सबसे कम पोलराइजिंग पावर रखेगा रुबिडियम। इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल और है Be2Mg2Ca2। इसमें भी उसी प्रकार से सबसे छोटा केटायन हो जाएगा बेरिलियम, क्योंकि बेरियम वर्ग में ऊपर में होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा Be2+। इस प्रकार से। तो ये पहला फैक्टर हो गया साइज ऑफ केटायन। अगर स्मॉल साइज है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा उस केटायन का, और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो कोवेलेंट करेक्टर भी वहाँ पे ज़्यादा। अगला फैक्टर है हमारा चार्ज ऑफ केटायन। अगला फैक्टर है हमारा चार्ज ऑफ केटायन। अगला फैक्टर है हमारा चार्ज ऑफ केटायन, है ना। चार्ज ऑफ केटायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस केटायन का, चार्ज ऑफ केटायन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा, उतना ज़्यादा क्या रखेगा, पोलराइजिंग पावर रखेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, Na+, Mg2+, फिर Al3+। ये तीनों एक ही आवर्त में है। आवर्त में साइज का उतना ज़्यादा फर्क नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कहता है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम का, और सबसे कम पोलराइजिंग पावर होगा यहाँ पे सोडियम का। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। तो जिस आयनिक कंपाउंड में एल्यूमिनियम होगा उस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों का आयनिक कंपाउंड है, तो उस आयनिक कंपाउंड में यदि एल्यूमिनियम है, जिस आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, तो उस आयनिक कंपाउंड का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। मतलब उस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, बाकी की तुलना में ज़्यादा होगा, बाकी के आयनिक कंपाउंड की तुलना में ज़्यादा होगा। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगला फैक्टर है
पीएनजीसी या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसी प्रकार से तीसरा फैक्टर का बात करते हैं। तीसरा फैक्टर है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तीसरा फैक्टर है जो कैटायन को प्रभावित कर रहा है, कैटायन के पोलराइजिंग पावर को, वो है पीएनजीसी। पीएनजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, उसके बाद हम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पीएनजीसी, है ना, पीएनजीसी मतलब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6ND10, उनके बाद हम कोष में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहां भी आपको पीएनजीसी, जिस भी कैटायन का आपको पीएनजीसी मिले अर्थात स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिले NH2NP6ND10, तो उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। उस कैटायन क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा उस कैटायन का। जहाँ भी आपको पीएनजीसी वाला केस मिले, जिस भी कैटायन में, कैटायन का बात कर रहे हैं ना, तो जिस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के, है ना, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिले, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। और स्यूडो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6ND10, इस प्रकार से, है ना। इस चीज़ को भी समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमें कॉन्क्लूजन मिला है पीएनजीसी, ये पीएनजीसी वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसका? कैटायन का। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये कंक्लूजन हमको निकला है और मिला है, कहना चाहिए। एग्जाम्पल के लेते हैं हम कॉपर। किसका? कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 होता है। क्या होता है? 4s1। लेकिन हम बात करेंगे कॉपर का कैटायन। किसका? कॉपर का कैटायन, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल के कैटायन बना लिया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला कक्षक का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो 4s में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे और केवल ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको प्राप्त होगा। तो ये इतना वाला भाग जो है इससे मैच कर रहा है। इतना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मैच कर रहा है? इससे। इसका 72 कोष वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पीएनजीसी शो कर रहा है। पीएनजीसी शो कर रहा है। कोष का कॉपर का कैटायन यहाँ पे पीएनजीसी शो कर रहा है। तो कॉपर जो है, कॉपर का कैटायन पीएनजीसी शो करेगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होगा। इस तरह से, ठीक। इसी तरह से कॉपर ग्रुप में सिल्वर आते हैं और गोल्ड डालते हैं। सिल्वर का कैटायन तथा गोल्ड का कैटायन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, पीएनजीसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 4p6, है ना, तथा 4d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4d10 हो जाएगा। उसी प्रकार से गोल्ड का हो जाएगा 5s2 5p6 और 5d10 हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर का कैटायन तथा सिल्वर का कैटायन तथा गोल्ड का कैटायन, तीनों जो है पोलराइजिंग पावर उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पीएनजीसी शो कर रहे हैं ना, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं इन तीनों का कैटायन, क्योंकि तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? समान होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या कॉन्फ़िगरेशन, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? इनका भी ज़्यादा होगा, है ना। जिस भी कैटायन में, जिस भी आयनिक यौगिक में ये वाला कैटायन मिला, तो इनका आयनिक करेक्टर क्या होगा? इनका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इन कैटायनों का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा बाकी के कैटायन की तुलना में।
है ना। 30 केस में। अब बात करेंगे इन तीनों में किसका ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा कॉपर का, फिर हो जाएगा सिल्वर का, फिर हो जाएगा गोल्ड का, क्योंकि कॉपर जो है स्मॉल हो जाएगा किसकी तुलना में, सिल्वर की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल आप पीएनजीसी का दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, है ना। ये तो कॉपर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम जिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये जिंक हो गया। जिंक के पास जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है या 30, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो जिंक जो है 2+ का केटायन बनाता है ना, 2 आवेश का क्या बनाता है, केटायन बनाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तथा 3d10 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे जिंक के केटायन में हमको मिला 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या है, पीएनजीसी कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इस प्रकार से जिंक का केटायन भी क्या शो करेगा, पीएनजीसी शो करता है, और पीएनजीसी शो करेगा, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पीएनजीसी शो कर रहा है। तो पीएनजीसी जो शो करेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा। उसी प्रकार से जिंक जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में होता है कैडमियम, तो कैडमियम का 2+ तथा मरकरी का 2+। ये भी क्या शो करेंगे, पीएनजीसी शो करेंगे। तो इनका भी क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बाकी के केटायनों की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कारण उस आयनिक यौगिक का कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, कहना चाहिए। इस तरह से होता है। तो ये 3 फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं केटायन के पोलराइजिंग पावर को, और केटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, कहना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे एनायन के टर्म में। एनायन के टर्म्स में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं एनायंस के टर्म में। एनायन के पास होता है पोलराइजेशन पावर। क्या, पोलराइजेशन पावर होता है, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, एनायन का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा। ठीक है, तो एनायन को प्रभावित करेगा केवल साइज। क्या, केवल हम एक फैक्टर का बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइज का बात करेंगे, साइज ऑफ एनायन। यदि एनायन का साइज क्या है, लार्ज है, क्या है, लार्ज है, एनायन का साइज लार्ज है, तो उस एनायन का पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस एनायन का पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा पोलराइजेशन तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे साइज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा। ये हो गया ये वाला एक एनायन हो गया स्मॉल एनायन, ये वाला लार्ज एनायन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों एनायन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एनायन जो है एक बड़े जगह, एनायन का साइज क्या है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बड़े साइज में आसानी से इधर उधर गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एनायन में, छोटे एनायन में देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, किसकी तुलना में, उस एनायन के साइज की तुलना में। लेकिन यहाँ पे एनायन का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, कम है, किसकी तुलना में, उसके साइज की तुलना में। इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है पोलराइज नहीं हो पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, कहना चाहिए, है ना। केटायन इसको आकर्षित करता है, तो केटायन की ओर अच्छे से, वो बहुत अच्छे से या अच्छे तरीके से जो है केटायन की ओर नहीं जा पाएंगे। लेकिन बड़ा साइज वाले एनायन को अगर केटायन आकर्षित करता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो आसानी से केटायन के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, केटायन के पास मूव कर पाएगा, कहना चाहिए। तो बड़ा साइज होने के कारण अच्छे से वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा बड़ा एनायन तो ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा। क्या होगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब एग्जाम्पल का बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए Cl-
ठीक है। फिर यहाँ पे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, फिर आयोडीन माइनस। ये क्या है? केटायन है। तो सॉरी, ये क्या है? एनायन है। तो इन एनायनों में जो है सबसे ज़्यादा साइज किसका है? आयोडीन माइनस का, फिर ब्रोमीन माइनस का, फिर क्लोरीन माइनस का, और सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन माइनस का। तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा। तो एनायन का, तो आयोडीन के एनायन का जो है पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, बाकी के तुलना में। तो ये हो जाएगा पोलराइजेशन पावर का क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन पावर का क्रम। पोलराइजेशन पावर का हो गया, क्रम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? फजांस का नियम होता है। फजांस का नियम को अल्टीमेटली हम एक बार बता देते हैं। ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, ज़्यादा पोलराइजेशन पावर तो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, है ना। तो इस चीज़ को एक कॉन्क्लूजन, छोटा सा कॉन्क्लूजन एक लाइन में ख़त्म करते हैं पूरे फजांस रूल को, है ना। अल्टीमेटली जो कॉन्क्लूजन हमको मिला उसको जो है एक लाइन में ख़त्म करते हैं। तो फजांस रूल में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? कोवेलेंट करेक्टर होता है ना। तो फजांस रूल किसके लिए है? कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर कितना होता है इसके बारे में तुलना करेगा, केवल तुलना करेगा, ना कि वो क्वांटिटी को बताएगा, क्वालिटी को केवल बताएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला? देखिए, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट करेक्टर है दो चीज़ों पर डिपेंड किया। एक पहला चीज़ है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, और दूसरा चीज़ है पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। तो लिख देते हैं हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ठीक है। उसी प्रकार से हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन, इन दोनों के केस में क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। इन आयनिक कंपाउंड क्या होगा? ज़्यादा होगा। मोर कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा? मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। यदि उस आयनिक कंपाउंड में उपस्थित केटायन के पास ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है तो उस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से यदि उस आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन पावर उस एनायन का ज़्यादा है तो उस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो किसी भी केटायन का पोलराइजिंग पावर मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर डिपेंड किया। कौन कौन सी तीन चीज़ों पे डिपेंड किया? पहला PNGC, साइज, और है ना, कौन सा साइज बोले यहाँ पे? PNGC, फिर स्मॉल साइज, है ना, स्मॉल साइज। और तीसरा फैक्टर था चार्ज। तो स्मॉल साइज होगा उस केटायन का तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, है ना। साइज क्या होगा? PNGC होने से क्या होता है? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, हाई पोलराइजिंग पावर होगा। और स्मॉल, जितना स्मॉल साइज होगा उस केटायन का उतना क्या होगा? उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजिंग पावर और ज़्यादा, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ में मिलता है हमें, तीनों में से कोई एक फैक्टर। देखो, हर जगह तीनों फैक्टर नहीं होंगे, कहीं पे साइज से डिपेंड, कहीं पे साइज से हम तुलना करेंगे, कहीं पे चार्ज से तुलना करेंगे, और कहीं पे हम PNGC से तुलना करेंगे। किसको? केटायन के पोलराइजिंग पावर को, है ना। तो स्मॉल साइज तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो उस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। और पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन जो है किस पे से प्रभावित होता है? साइज से। ये भी साइज से प्रभावित होगा, लेकिन साइज क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज जो है ज़्यादा होना चाहिए, है ना। एनायन का साइज क्या होना चाहिए? एनायन को क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज। तो लार्ज साइज ऑफ एनायन, तो मोर पोलराइजेशन पावर या हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन, तो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उस आयनिक कंपाउंड का। तो इस तरह से फजांस का रूल होता है ना। फजांस के रूल को दो स्टेटमेंट में, दो लाइन में हमने ख़त्म कर दिया इस प्रकार से। अब कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि फजांस का रूल जो है किस तरह से तुलना करता है अलग अलग आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर की। चलिए अब कुछ एग्जांपल के द्वारा फजांस के रूल को समझते हैं, है ना, और कोवेलेंट करेक्टर वहाँ पे डिसाइड करते हैं या तुलना करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं
LiCl, NaCl, फिर है KCl, फिर है RbCl। अलग अलग प्रकार के हमने आयनिक कंपाउंड यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे तुलना करेंगे किस आयनिक कंपाउंड के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनायन वाला भाग क्या है, सब में कॉमन है। क्या है, सब में कॉमन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो डिसाइड करेंगे हम कैटायन वाले भाग से। तो लिथियम का एक कैटायन, सोडियम का एक कैटायन, पोटेशियम का, रुबिडियम का, है ना। तो सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, लिथियम का है। सबसे छोटा कैटायन लिथियम का है। तो स्मॉल कैटायन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर सोडियम क्लोराइड का, फिर इसका, फिर सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, RbCl का। इस तरह से तो यहाँ पे लिथियम का कैटायन सबसे छोटा है बाकी के कैटायन की तुलना में। तो स्मॉल कैटायन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। यह है कोवेलेंट कैरेक्टर का। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl, फिर MgCl2, फिर AlCl2, AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सोडियम के पास एक कैटायन, मैग्नीशियम के पास 2+ कैटायन, एल्यूमिनियम के पास 3 कैटायन, है ना। तो एनायन वाला भाग सब में क्या है, कॉमन है। तो डिसाइड करेंगे कैटायन वाले भाग से। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस कैटायन का उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, एल्यूमिनियम का। तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा एल्यूमिनियम, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, AlCl3 का, फिर MgCl2 का, फिर सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl का। किसका, NaCl, Cl2 नहीं है, केवल NaCl है ना। इस प्रकार से, उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaI या NaF ले लेते हैं, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI कहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एक आयनिक कंपाउंड, ये चारों अलग अलग आयनिक कंपाउंड है कहना चाहिए। इसमें देखिए कैटायन वाला भाग सोडियम है, सोडियम सब में कॉमन है। तो डिसाइड करेंगे किससे, एनायन वाले भाग से, है ना। किससे, एनायन वाले भाग से। तो फ्लोरीन का एनायन, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का एनायन। तो सबसे एनायन वाले केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा लार्ज एनायन होगा, जितना ज़्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा, उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा पोलराइजेशन पावर तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर NaI का क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। तो इस तरह से यहाँ पे फजांस का रूल जो है ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फजांस रूल के अनुप्रयोग के बारे में, कुछ अन्य अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, है ना। तो फजांस के रूल केवल क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है। अलग अलग आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर की क्या करता है, तुलना करता है, केवल क्वालिटी को, ना कि क्वांटिटी को बता सकता है ना। तो इस तरह से लगातार सीखते रहिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, है ना, नए नए कॉन्सेप्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ, और सीखते रहिए छोटे छोटे, मोटे मोटे और नए नए कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।